everyone. My name is Nandita and today we are going to discuss about demand analysis. Demand analysis डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिमांड होती क्या है. हमें मीनिंग पता होना चाहिए डिमांड का. So, demand refers to the willingness of individual to buy a product supported by their purchasing power. इसमें हमने 3 वर्ड पढ़े, willingness, supported by their purchasing power और बाय द प्रोडक्ट. इसका क्या मतलब होता है? फर्स्टली हम ये देखेंगे कि अगर एक चीज में डिमांड होती है, डिमांड होने के लिए हमारे पास 3 चीजें होनी चाहिए. फर्स्ट इज क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, देन द परचेजिंग पावर ऑफ द कमोडिटी एंड द टाइम पीरियड एंड द प्राइस फ्रॉम द मार्केट. डिमांड तब कहलाई जाती है जब एक पर्सन रेडी हो अपने पैसे खर्च करने के लिए, वो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर पर्टिकुलर प्राइस के लिए. इधर हम देख भी सकते हैं, डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी टू बी परचेज, the price at which the commodity to be purchased and the time period when the commodity is to be purchased. 3 words are most important: quantity, time and price. जब ये तीनों चीजें एक साथ एक डेफिनेशन में हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? डिमांड. अब आप सोचोगे कि 3 वर्ड्स होते हैं जो इंटरचेंजेबली हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, दैट इज विश, डिजायर और डिमांड. कई लोग कहते हैं कि मेरी विश है, मैं ये चाहता हूँ, मैं इसको डिमांड करता हूँ. तो हम डेली लाइफ में ना ये 3 वर्ड इंटरचेंजेबली यूज कर देते हैं. बट इन तीनों वर्ड्स में ना एक माइनर सा मिन्यूट सा डिफरेंस होता है. क्या? विश क्या होती है? जब हमारी बेसिक नीड पूरी हो जाती है. बेसिक नीड क्या है हमारी? बेसिकली 3: रोटी, कपड़ा और मकान. जब वो बेसिक नीड हमारी पूरी हो गई, जब उसके बाद हम कुछ विश करते हैं कि चाहते हैं कि मेरे पास ये चीज होनी चाहिए, तो वो मेरी क्या होगी? विश. क्या होगी? विश. विश के लिए हमारी परचेजिंग पावर, जो मैं वर्ड यूज कर रही हूँ इधर, परचेजिंग पावर, वो क्या होता है? परचेजिंग पावर का मतलब होता है कि मेरे पास क्या उस चीज को लेने के लिए पैसे हैं, क्या उस चीज को या उस विश को मैं अफोर्ड कर सकती हूँ या नहीं कर सकती. विश में परचेजिंग पावर आपकी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. हो सकता है आपकी पॉकेट इतना अफोर्ड ना कर पाए, आपकी परचेजिंग पावर ना हो. फिर आता है हमारा डिजायर. डिजायर क्या होता है? डिजायर मतलब मेरे पास परचेजिंग पावर भी है, मैं चाहती हूँ, मेरी विश भी है उसमें, प्लस परचेजिंग पावर इसमें कंफर्म होती ही होती है. ये पैक होता है किसके साथ? परचेजिंग पावर के साथ. लाइक आई विश कि मैं एक लग्जूरियस वेकेशन पर जाऊं. मैं लग्जूरियस वेकेशन पर जाना चाहती हूँ, ये मेरी विश हो गई. प्लस मेरे पास परचेजिंग पावर भी है, मैं इतना अफोर्ड कर सकती हूँ, मैं वहां पर जाना अफोर्ड कर सकती हूँ. तो इधर मेरी क्या आ जाएगी? डिजायर. देन आता है डिमांड. डिमांड क्या होता है? अब हमने पढ़ लिया विश, मतलब मुझे एक लग्जूरियस वेकेशन पर जाना है, विश हो गई. डिजायर क्या हो गया? लग्जूरियस वेकेशन पर जाना एंड आई कैन अफोर्ड द मनी, आई कैन अफोर्ड द वेकेशन, क्योंकि मेरी परचेजिंग पावर है, मेरा पॉकेट इतना निकाल लेगा. डिमांड तब होगी जब मैं एक्शन ले लूंगी. डिमांड में 3 चीजें आती है, हमने पढ़ा था. फर्स्ट इज विलिंगनेस. मेरे पास पैसे तो है लेकिन मैं रेडी ही नहीं हूँ उस पैसे को खर्च करने के लिए, तो वो मेरी डिमांड नहीं होगी, वो मेरी डिजायर होगी. मेरी डिमांड डिजायर तब कहलाएगी जब मेरे पास पैसे हैं, जब मैं वो चीज करना चाहती हूँ और जब मैं वो चीज करूंगी. लाइक मेरे पास परचेजिंग पावर तो है, वो डिजायर हो गया, लेकिन जब मैं उस परचेजिंग पावर को यूज करने के लिए रेडी हूँ, जब मैंने एक्शन ले लिया. देखो डिजायर में हमने क्या पढ़ा कि मैं विश करती हूँ कि मैं एक लग्जूरियस वेकेशन पर जा पाऊँ. डिमांड वो कब बनेगी? जब मैं एक्शन ले लेती हूँ, बुक कर लेती हूँ. बुकिंग एंड पेइंग फॉर द फ्लाइट एंड होटल फॉर द वेकेशन, मतलब मैंने एक्शन ले लिया, मेरे पास परचेजिंग पावर थी और मेरे पास विश थी, उसके बाद मैं रेडी हो गई उसको पैसों को खर्च करने के लिए, वहां पर जाने के लिए. मैंने वहां पर होटल और फ्लाइट बुक कर दी, तो बिल्स पे कर दी, तो मेरी क्या बन गई? डिमांड. अब सम अप करूं तो मैं ये कहूंगी कि डिजायर होता है मेरे पास सफिशिएंट परचेजिंग पावर है, लेकिन डिजायर डिमांड में कब कन्वर्ट होता है? जब मैं परचेजिंग पावर को स्पेंड करने के लिए रेडी होती हूँ. कंज्यूमर्स रेडी टू स्पेंड ऑन दैट थिंग. क्लियर हुआ? विश ओनली थिंकिंग कि हाँ मुझे ये करना है. हो सकता है मैं उस चीज को अफोर्ड ना कर सकती हूँ, मेरी परचेजिंग पावर ना हो, तो ओनली विश रह जाती है. डिजायर क्या होगी? कि मैं वो चीज करना चाहती हूँ और मेरे पास इतने पैसे हैं. लाइक मेरे को आईफोन लेना है
और मैं सिर्फ सोच रही हूँ मेरे को आईफोन लेना है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो मेरी विश हो गई। अब मेरे पास पैसे भी हैं, मेरी सैलरी आ गई तो मेरे पास पैसे भी हैं, आई हैव 1,50,000 और 80,000 रुपीज, और मेरे मन में इच्छा है कि मैं आईफोन लूं, तो वो डिजायर है अभी तक। डिजायर डिमांड कब बनेगी, जब मेरे पास पैसे भी हैं, मेरे मन में इच्छा भी है, प्लस मैं उस पैसे को खर्च करने के लिए रेडी हूँ और वो चीज खरीदने के लिए रेडी हूँ, तो वो मेरी क्या बन जाएगी, डिजायर डिमांड में बन जाएगी। अगर मैं वहां खरीदने के लिए रेडी ना होती तो वो डिमांड ना कन्वर्ट होती, वो डिजायर ही रह जाती। आई थिंक इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम अगर मीनिंग देखेंगे तो हमने एक डिमांड को फ्लो चार्ट के थ्रू बताया कि विलिंगनेस होनी चाहिए और एबल टू परचेज, मतलब परचेजिंग पावर मस्ट है, उसके बाद आप रेडी होने चाहिए। कहीं आप ये सोचो कि हाँ जी मुझे आईफोन लेना है, मैं रेडी हूँ खर्च करने के लिए, बट पॉकेट में पैसा नहीं है, तो उसको डिमांड नहीं बोलेंगे, उसको सिर्फ आपकी विश बोलेंगे। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ डिमांड आते हैं, बेसिकली नंबर ऑफ कंज्यूमर को अगर हम देखें, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंज्यूमर इन द मार्केट, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड एंड द मार्केट डिमांड। अब इंडिविजुअल डिमांड आपको नेम से ही पता चल रहा होगा कि डिमांड फॉर द कॉमोडिटी ऑफ क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी और सर्विसेज demanded by a individual consumer at a given price and a given time period। मैंने आपको समझाया था डिमांड की डेफिनेशन में, क्वांटिटी होनी चाहिए, प्राइस होना चाहिए और टाइम पीरियड होना चाहिए। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे पर्टिकुलर प्राइस पे जो वन पर्सन वन इंडिविजुअल डिमांड करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल डिमांड बोलेंगे। क्लियर हुआ? वही मार्केट डिमांड क्या होगा, बहुत सारे इंडिविजुअल, मतलब सारे इंडिविजुअल, एक कॉमोडिटी के सारे कंज्यूमर्स इंडिविजुअल जब मिक्स हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो उसको मैं क्या बोल दूंगी, मार्केट डिमांड। जितने भी मार्केट में उस कॉमोडिटी के कंज्यूमर्स हैं, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हैं, उनको अगर मैं सम अप कर दूंगी तो वो मेरी क्या हो जाएगी, मार्केट डिमांड। देखो पढ़ते हैं, मार्केट डिमांड क्या होती है, एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब सम टोटल of individual demand of all the consumers of a product over a period of time at a specific price while other factors are constant। इधर हमने क्या पढ़ा, बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, ये चीज पढ़ी थी कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड होनी चाहिए, और इधर हमने क्या पढ़ा, एग्रीगेट होना चाहिए, किसका, सारे इंडिविजुअल डिमांड का। ऑल कंज्यूमर्स की इंडिविजुअल डिमांड को अगर मैं टोटल कर दूंगी तो वो मेरी क्या हो जाएगी, मार्केट डिमांड हो जाएगी। लेकिन अगर मैं सिर्फ एक इंडिविजुअल की डिमांड को देखूंगी तो वो मेरी क्या हो जाएगी, इंडिविजुअल डिमांड हो जाएगी। अब इसमें भी हर डिमांड की डेफिनेशन में ये चीजें कॉमन रहेगी, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होना चाहिए और एक पर्टिकुलर प्राइस होना चाहिए, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होनी चाहिए। अब हमने इधर पढ़ा अदर थिंग्स, अदर फैक्टर्स आर रिमेनिंग कांस्टेंट। इसका क्या मतलब है, ये हम आगे फर्दर स्लाइड्स में पढ़ेंगे, व्हाट इज मीनिंग ऑफ अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। ओके, जैसे हम इधर एक एग्जांपल पढ़ते हैं, इंडिविजुअल डिमांड में हम क्वांटिटी ऑफ शुगर उसका लेते हैं इंडिविजुअल का, और हाउस होल्ड परचेज लेते हैं कि एक मंथ में एक इंडिविजुअल कितनी क्वांटिटी ऑफ शुगर परचेज कर रहा है, एक इंडिविजुअल कर रहा है तो वो क्या होगी, इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड वो कब कहलाएगी, जब हम लेट सपोज कि एक मार्केट में सिर्फ 4 ही कंज्यूमर्स हैं शुगर के, तो महीने में चारों जितनी भी शुगर लेंगे, इन्होंने एग्जांपल ले रखा कि 30 किलोग्राम्स, 40 किलोग्राम्स, 50 किलोग्राम्स और 60 किलोग्राम्स, तो मेरी मार्केट डिमांड इनको ऐड करके आएगी, 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60, दैट इज 180 केजीज इन अ मंथ, मेरी क्या हो जाएगी, इंडिविजुअल डिमांड। अब हम इन दोनों का डिफरेंस पढ़ते हैं। मीनिंग देखा जाए तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी बाय अ सिंगल फर्म और कंज्यूमर, इसमें एक फर्म भी आ सकती है, कंज्यूमर भी आ सकता है, बट होना क्या चाहिए, सिंगल होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए। इधर क्या आ जाएगा, डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी बाय ऑल द कंज्यूमर्स ऑफ द फर्म इन द मार्केट, सारे कंज्यूमर्स या सारी फर्म्स की मार्केट में जो डिमांड होगी, क्वांटिटी डिमांड होगी, वो मेरी क्या हो जाएगी, कमोडिटी के लिए वो मेरी क्या हो जाएगी, मार्केट डिमांड, जिसको मैं सम टोटल भी कह सकती हूँ, एग्रीगेट डिमांड भी बोल सकती हूँ। एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, हमारा मार्केट डिमांड होता है। ये किससे शोन होता है, ये इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल और डिमांड कर्व से शो होता है। इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल या डिमांड कर्व हम आगे पढ़ेंगे।
देन मार्केट डिमांड किससे शो होता है, मार्केट डिमांड स्केड्यूल और मार्केट डिमांड कर्व। स्केड्यूल का मतलब एक टेबल होता है, जब मैं एक टेबल में सिर्फ दो रिलेशनशिप शो करूंगी, प्राइस और डिमांड का, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल डिमांड। जब मार्केट डिमांड में क्या होगा, प्राइस प्लस डिमांड ऑफ फर्म ए, डिमांड ऑफ फर्म बी, डिमांड ऑफ फर्म सी, और टोटल में मैं मार्केट डिमांड शो करूंगी कि तीनों का टोटल कर दूंगी तो वो मार्केट डिमांड हो जाएगा। क्लियर। देन इंटर रिलेशनशिप, अगर इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप देखा जाए तो इंडिविजुअल डिमांड किसका कंपोनेंट है, इंडिविजुअल डिमांड कंपोनेंट है मार्केट डिमांड का। मार्केट डिमांड में से निकला एक सब पैट है। वहीं मार्केट डिमांड को अगर देखा जाए तो मार्केट डिमांड इंडिविजुअल डिमांड का सम टोटल है, जिसको हम एग्रीगेट भी बोल सकते हैं। देखो लिखा हुआ है, इट इज द एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, मतलब जितनी भी इंडिविजुअल डिमांड मार्केट में होंगे हम उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। डिमांड कर्व जो इंडिविजुअल डिमांड का होता है वो रिलेटिवली स्टीपर होता है, वहीं मार्केट डिमांड का जो डिमांड कर्व होता है वो रिलेटिवली फ्लैटर होता है। फ्लैटर देखा जाए तो वो दूर जाता है एक्सिस से, और जो डिमांड कर्व इंडिविजुअल डिमांड कर्व का होता है वो रिलेटिवली मार्केट डिमांड कर्व थोड़ा एक्सिस से पास रहता है, तो उसको स्टीपर बोलते हैं। क्लियर। स्कोप अगर हम देखना चाहें तो इंडिविजुअल डिमांड का जो स्कोप है वो एक ही पर्सन के लिए, एक ही पर्सन के लिए या एक ही फर्म के लिए होगा, तो वो नैरो स्कोप हो जाएगा। इसको हम नैरोअर स्कोप भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो टेस्ट और प्रेफरेंस सिर्फ एक कंज्यूमर की देखता है। वहीं अगर हम मार्केट डिमांड का स्कोप देखते हैं तो मार्केट डिमांड का स्कोप क्या हो जाएगा, ब्रॉडर हो जाएगा, क्योंकि वहां पर हम टेस्ट और प्रेफरेंसेस सारे कंज्यूमर्स की देखते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटीज प्रेफर्ड बाय एन इंडिविजुअल एट अ डिफरेंट प्राइस इन द मार्केट, कि डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट क्वांटिटी क्या प्रेफर कर रहा है, एक कंज्यूमर। वही मार्केट डिमांड में हम डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी प्रेफर्ड बाय ऑल द कंज्यूमर। देखो इसमें एन इंडिविजुअल आ गया और इसमें ऑल कंज्यूमर्स आ गया। ओके, आई थॉट इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर्स बोल लो, ऐसे फैक्टर्स जो मेरी डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, मतलब मेरी डिमांड किन किन चीजों पे निर्भर करती है। इसको हम दो में पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ डिमांड टू टाइप्स की हैं, इंडिविजुअल और मार्केट, तो हम डिटर्मिनेंट्स भी टू टाइप के पढ़ेंगे, इंडिविजुअल डिमांड के डिटर्मिनेंट्स और मार्केट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स। देखा जाए तो आप खुद से देखो कि आप एक इंडिविजुअल हो, आपकी डिमांड किस चीज पे डिपेंड करती है। फर्स्टली और द फॉरमोस्ट फैक्टर तो मेरा प्राइस ऑफ द कमोडिटी। पहले तो मैं मार्केट में जाऊंगी कुछ भी लेने, तो मैं क्या देखूंगी, उसका प्राइस देखूंगी। अगर मुझे प्राइस कम लगेगा तो मैं क्वांटिटी बल्क में ले लूंगी, मेरी डिमांड ज्यादा हो जाएगी। अगर मुझे प्राइस ज्यादा लगेगा तो मैं क्या कहूंगी, जितनी मुझे जरूरत है, जितनी मुझे नीड है, मैं उतनी ही लूं, मैं उससे ज्यादा ना लूं। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। देन आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। हम आगे पढ़ते हैं कि रिलेटेड गुड्स क्या होता है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ऑब्वियसली अगर आप मार्केट में कुछ लेने जा रहे हो तो आपका सबसे मेन चीज जिस पे वो डिपेंड करेगा कि आप वो खरीद सकते हो या नहीं खरीद सकते हो, क्या है, आपकी इनकम। अगर आपकी इनकम आपको अलाउ करेगी, अगर आपकी इनकम इतनी है कि आप वो चीज अफोर्ड कर सकते हो, तभी खरीदोगे ना। तो अभी हम इनकम ऑफ द कंज्यूमर और इंडिविजुअल डिमांड को कैसे रिलेट करते हैं वो देखेंगे। नेक्स्ट, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। नेक्स्ट, कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशंस क्या है हमसे, क्रेडिट पॉलिसी। ये किसके डिटर्मिनेंट्स हैं, ओनली इंडिविजुअल डिमांड के। लेकिन जब हम मार्केट डिमांड की बात करते हैं तो ये तो था जब एक हाउस होल्ड या आप ही मार्केट जा रहे हैं, तो आप डिमांड करते वक्त किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे, कैसे फैक्टर्स हैं जो आपकी डिमांड के ऊपर इफेक्ट करते हैं कि आप ज्यादा क्वांटिटी में परचेज करोगे, कम क्वांटिटी में परचेज करोगे, या कौन सी चीज परचेज करोगे। ठीक है। मार्केट कैसे चलता है, मार्केट मतलब सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल या एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड में बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं, बहुत सारे कंज्यूमर्स होने की वजह से कोई रिच भी होगा, कोई पुअर भी होगा, कोई मिडिल क्लास भी होगा। तो उसके फैक्टर्स क्या रहेंगे, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, कि मेरी पॉपुलेशन जो है उसका, एक इकोनॉमी की जो पॉपुलेशन है उसका साइज क्या है, उसमें कॉम्पोजिशन क्या है।
देन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, क्या हर लेवल का जो मिडिल क्लास है, रिच क्लास है, अपर क्लास है या लोअर क्लास है, क्या उनका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अगर एक बात बताओ, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इनकम कैसे वेरी कर रही है ना। नेक्स्ट है क्लाइमेटिक फैक्टर्स, देन गवर्नमेंट पॉलिसी। अब हम एक एक करके इन चीजों को ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट आता है प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी। अगर मैं मार्केट में जाती हूँ और मुझे कोई चीज लेनी है तो उसका प्राइस ऑब्वियसली उस पर डायरेक्ट इफेक्ट डालेगा कि मेरा कितनी क्वांटिटी में परचेज करूंगी, वो प्राइस पे डिपेंड करता है। प्राइस और डिमांड का हमेशा क्या रिलेशनशिप होता है, अपोजिट रिलेशनशिप होता है, या जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप या इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। एक गुड एक कमोडिटी के प्राइस बढ़ने पर उस गुड की डिमांड क्या हम कर देते हैं, धीरे धीरे कम करनी शुरू कर देते हैं। दैट इज, अगर एक गुड्स की लेट्स सपोज प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स अगर बढ़ रही है तो हम उसकी डिमांड क्या कर देंगे, डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स will reduce। इसमें हम बेसिकली देखें, अगर ₹10 की थी एक आइसक्रीम, आइसक्रीम का एग्जांपल लेते हैं, अगर ₹10 की एक आइसक्रीम थी तब ₹10 के ऊपर मैं 1 यूनिट खरीद रही थी, डिमांड मेरी कितनी थी, 1 आइसक्रीम। ऐसे अगर ₹5 की आइसक्रीम हो जाती है तो मैं कितनी प्रेफर करती हूँ खरीदनी, मैं 2 प्रेफर कर देती हूँ। देखा, जैसे ही मेरा प्राइस कम हुआ, क्वांटिटी डिमांड, जो डिमांड थी मेरे कमोडिटी की वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। क्लियर हुआ। तभी प्राइस ऑफ द कमोडिटी ऑफ द सर्विसेज, देखो लिखा हुआ है राइज होता है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, फॉल, या इससे उल्टा भी हो सकता है, अगर प्राइस कम हो तो डिमांड राइज हो जाएगी। नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या होते हैं, टेस्ट और प्रेफरेंसेस से ना डिमांड चेंज होती है। क्यों, क्योंकि टेस्ट और प्रेफरेंसेस किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, कंज्यूमर के कल्चर के ऊपर, कि कंज्यूमर का कल्चर क्या है, कंज्यूमर का लाइफस्टाइल क्या है, उसके ट्रेडिशन, उसके बिलीफ, उसकी हैबिट्स क्या है। जब ये आपकी हैबिट एक ही तो नहीं रह सकती ना, या आपका लाइफस्टाइल एक ही तो नहीं रह सकता, आप हमेशा लाइफस्टाइल बदलते रहते हो। कोई वेट लॉस जर्नी पे आता है तो उसका लाइफस्टाइल 3 मील्स अ डे, कोई हार्ड डाइट करने लग जाता है तो ओमेट पे चला जाता है, 1 मील अ डे लेने लग जाता है। तो इसका क्या मतलब है, हमारे टेस्ट और प्रेफरेंसेस चेंज होते रहते हैं। अगर आज मुझे चॉकलेट खाना पसंद है तो हो सकता है कल को मेरे को चॉकलेट खाना पसंद ना रहे, मैं उसी की डिमांड कम कर दूं। समझ आया। तो अब अगर देखा जाए तो बुरखा की डिमांड, जो बुरखा होते हैं वो लोग कब डालते हैं, हम नॉर्मली लाइफ में नहीं डालते हैं बुरखा। जो मुस्लिम कैटेगरी के लोग होते हैं वही बुरखा डालना प्रेफर करते हैं, और इंडिया में मुस्लिम कैटेगरी के लोग थोड़े कम मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, गल्फ कंट्री में मिलेंगे। तो बुरखा की डिमांड गल्फ कंट्री में ज्यादा होगी बिकॉज ऑफ कस्टम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस उनके वैसे हैं। और इंडियन कंट्रीज या एशियंस में अगर आप देखोगे तो वहां पर बुरखा की डिमांड क्या होगी, कम होगी। जैसे आप साउथ का एग्जांपल ले सकते हो, साउथ में लुंगीज की डिमांड ज्यादा होती है। अगर वही हम नॉर्थ में आ जाए और आप एक लुंगी की या लुंगी की दुकान खोल ले, रिटेल स्टोर खोल ले, क्या वो चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पर लोग कम प्रेफर करते हैं लुंगीज वियर करना। ठीक है, तो वहां पर आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपकी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस से पता चलता है आपकी डिमांड क्या है। देन आता है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। डिमांड किस पे, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस पर भी डिपेंड करती है। कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस मतलब फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस की, क्या फ्यूचर, जैसे अब एग्जांपल लें तो कोरोना आया था, कोविड-19 जब आया तो हम सबने एक्सपेक्टेशंस लगाई थी फ्यूचर की, बीच में राशन सबने बल्क में भरकर रख लिया होगा। क्यों, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशन थी कि फ्यूचर में हमें राशन महंगा मिलने लग जाएगा, प्राइजेस राशन के बढ़ जाएंगे, दालों के बढ़ जाएंगे, नमक के बढ़ जाएंगे। तो उसकी वजह से हमने क्या किया था, इन प्रेजेंट ही उनकी बल्क क्वांटिटी परचेज करनी शुरू कर दी थी। वही होती है कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस। कंज्यूमर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में प्राइस क्या होगा,
अवेलेबिलिटी क्या होगी, या उनकी इनकम चेंज हो जाएगी। मुझे लगेगा कि मेरी इनकम आगे बढ़ने वाली है, इन फ्यूचर मेरी इनकम बढ़ रही है, तो मैं अभी अपने खर्चे थोड़े लिमिट कर दूंगी, जो मुझे चाहिए मैं उसकी नीड जो डिमांड है वो पोस्टपोन कर दूंगी और तब उसको परचेज करना प्रेफर करूंगी जब मेरी इनकम राइज हो जाएगी। ऐसे ही कोविड-19 में सबने देखा होगा, बीच में बहुत रूमर्स फैले थे कि दाल, नमक, चीनी, ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं रहेंगी अब राशन की शॉप पर, या इनकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो हम कंज्यूमर्स ने क्या किया था, हम जाते थे मार्केट में, बल्क क्वांटिटी परचेज कराते थे। तो ये क्या होता है, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, इसका भी मेरे डिमांड पर फर्क पड़ा। जब मुझे लगा कि मेरी जो एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन थी कि मेरी फ्यूचर में सैलरी इंक्रीज होने वाली है, तो मैंने आज की डिमांड पोस्टपोन कर दी कि जब सैलरी इंक्रीज होगी मैं तब उस चीज की डिमांड करूंगी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी क्या होता है कि आपको क्रेडिट पर कमोडिटीज कितनी अवेलेबल हो रही है उधार पर लेना। अगर क्रेडिट पॉलिसी सप्लायर और बैंक की प्रेफरेबल हो जाती है, अगर आप कहीं जाते हो, आपको कोई सामान खरीदना है, वहां पर आपको क्रेडिट फैसिलिटी मिल जाती है, तो आपकी डिमांड चेंज हो जाएगी। आप पहले कम क्वांटिटी लेने वाले थे क्योंकि आपके पास पर्स में इतने पैसे आप लेकर नहीं आए थे, या आपके पास उस टाइम अवेलेबल नहीं थे बैंक अकाउंट में भी। लेकिन जब आपको क्रेडिट पॉलिसी मिली, क्रेडिट फैसिलिटी मिली, तब आपने क्वांटिटी परचेज करना जरूरी समझा, ज्यादा समझा, आपकी क्वांटिटी वेरी कर गई क्रेडिट पॉलिसी को लेकर। जैसे easy home loans, car loans offered by bank have led to steep rise in the demand for home and car respectively। वो क्या कहता है कि पहले आप खुद देखो, जब होम लोन नहीं हुआ करते थे तब हम घर बनाने के लिए हमारे पास फंड्स नहीं हुआ करते थे ज्यादा, तो हमारे घर की जो कंस्ट्रक्शन थी वो डिले हो जाती थी। आजकल कार कार की अगर आप बात करें तो कार लोन बहुत इजीली अवेलेबल है। कार लोन इजीली अवेलेबल होने से क्या हुआ, लोग क्या करते हैं, कार ईएमआई पे निकलवा लेते हैं, ईएमआई बनवा लेते हैं। और आप देखोगे ऑलमोस्ट हर घर में वन व्हीकल तो होता ही है, एक कार तो होती है, हो सकता है कईयों के पास दो हो, या तो जितने घर में मेंबर्स होते हैं उतनी कार्स भी वो लेकर रखते हैं ना। वो कैसे पॉसिबल हुई, ड्यू टू द क्रेडिट पॉलिसी। यही क्रेडिट पॉलिसी नहीं होती तो डिमांड अभी वैसे ही चल रही थी नॉर्मल बेस पे, लेकिन क्रेडिट पॉलिसी आने से डिमांड राइज हो गई कार। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। इनकी डिमांड जो है ना वो प्राइस पे, एक की प्राइस पे दूसरे गुड्स की डिमांड जब डिपेंड करने लग जाए तो उसको क्या बोलते हैं कि वो दोनों क्या है, रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स टू टाइप के होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अभी सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जो एक दूसरे के इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। आप खुद से एग्जांपल लो, कभी आप मार्केट में सोडा लेने जाते हो या कोका कोला लेने जाते हो, कोका कोला अवेलेबल नहीं होती तो आप भैया को क्या कहते हो, मैं तो ये कहती हूँ, मैं भैया को कहती हूँ भैया ब्लैक दे दो, कोई भी चलेगी, इन रिटर्न आप मुझे कोक की जगह थम्स अप दे सकते हो, पेप्सी दे सकते हो। अब ये जो चीजें हैं वो आपस में इंटरचेंजेबली यूज हो रही है ना। या फिर मैं ये बोल सकती हूँ कि टी, मैं टी लवर हूँ, मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे टी चाहिए, अगर वहां पर टी अवेलेबल नहीं होती तो मैं क्या कहती हूँ, भैया कोई बात नहीं कॉफी दे दो, है तो कैफीन, है ना। तो हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। तो इनको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, मतलब मुझे एक गुड नहीं मिली तो मैं उसकी जगह रिप्लेस में कोई और गुड ले सकती हूँ, लेकिन काम वो सेम ही करेगी, है ना। अगर मैं चाय पीऊँ, मेरा एग्जाम है सुबह, मुझे नींद आ रही है, मुझे पढ़ना है, तो मैं क्या प्रेफर करती हूँ, चाय पीना। अब चाय नहीं है घर में, बाय चांस टी खत्म हो गई है, तो मैं क्या बना लूंगी, कॉफी बना लूंगी। तो मेरी डिमांड वहां पर वेरी कर जाती है, उसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में लेट सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ टी और कॉफी का। अगर मेरे टी के प्राइसेस लेट सपोज मार्केट में टी के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो मैं क्या करूंगी, अपनी डिमांड को शिफ्ट कर लूंगी और मेरे
प्राइस बढ़ गए, ठीक है। मैं डिमांड शिफ्ट करके क्या करूंगी, मैं क्वांटिटी किसकी बढ़ा दूंगी, कॉफी की। मैं क्या लेना, कंज्यूमर क्या लेना प्रेफर करेगा कि टी के प्राइसेस बढ़े तो उसने टी की डिमांड कम कर दी, क्योंकि हमने पढ़ा था अगर एक कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ते हैं तो उस कमोडिटी के क्वांटिटी क्या करती है, नीचे आ जाती है, लो हो जाती है। ऐसे ही अगर मेरे प्राइसेस बढ़ जाएंगे टी के तो मैं क्वांटिटी कॉफी की बढ़ा दूंगी, डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड मैं कॉफी की बढ़ा दूंगी। समझ आया। सब्स्टिट्यूट गुड्स में एक गुड्स के प्राइस बढ़ने पर हम दूसरे गुड की डिमांड को बढ़ा देते हैं। क्लियर हुआ। अगर हम यहाँ पर पढ़ें तो these goods can be used interchangeably as they serve the same purpose, मुझे सेम पर्पस देंगे इसलिए इनको क्या बोला जाता है, कॉम्पिटिटर्स गुड बोला जाता है। इसमें एग्जाम्पल दे रखा है टी और कॉफी का, कोल्ड ड्रिंक्स का, जूस का। डिमांड फॉर गुड और सर्विस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब मैंने देखा ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। अब मैंने देखा इधर मेरे टी के प्राइसेस बढ़े, इधर मेरी कॉफी की डिमांड बढ़ी, दोनों अपर साइड एरो जा रहे हैं, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये एक दूसरे से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इज इट क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट आता है मेरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब जो ज्वाइंटली यूज होते हैं। ज्वाइंटली क्या क्या यूज होता है बता सकता है कोई, मतलब ज्वाइंटली क्या क्या चीजें यूज होंगी, जैसे ब्रेड बटर हो गया। मैं मेरे को बेसिकली ब्रेड बटर खाना ही पसंद है, अगर ब्रेड बटर होगा आई विल डू द ब्रेकफास्ट, अदरवाइज आई विल स्किप, है ना। तो और सॉक्स और शूज हो गया, बिना सॉक्स के आप शूज वियर नहीं कर सकते। तो अगर लेट सपोज शूज की शूज के प्राइजेस बढ़ जाते हैं तो मैं डिमांड सॉक्स की सॉक्स की डिमांड क्या कर दूंगी, कम कर दूंगी। मेरे पास शूज ही नहीं है, मैं सॉक्स क्यों वियर करूंगी। या फिर एक रिलायबल एग्जांपल ये ले सकते हैं कार और पेट्रोल। कार के अगर प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर कार कम ले रहे हैं तो पेट्रोल भी कम यूज होगा, तो पेट्रोल के प्राइस डिमांड क्या हो जाएगी, कम। कार के प्राइसेस कम हुए तो कार की डिमांड बढ़ गई, पेट्रोल के प्राइसेस पेट्रोल की भी प्राइस क्या हो जाएगी, डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर हुआ। इसमें इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं, इन्वर्स प्रोपोर्शन में आपका जो है डिमांड और प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वेरी करते हैं। हमने देखा जैसे मेरे शूज के प्राइसेस बढ़े मेरी सॉक्स की डिमांड कम हो गई, जैसे मेरे कार के प्राइसेस बढ़े मेरी पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि मैंने कार चलानी ही कम कर दी। ठीक है। या कंज्यूमर्स ने कार परचेज करनी कम कर दी, कार वो कम परचेज करेंगे तो हमें पेट्रोल भी तो कम चाहिए होगा, इसलिए प्राइस एक क्वांटिटी या एक कॉमोडिटी के प्राइस बढ़ने पर जब हमारी दूसरी कॉमोडिटी के डिमांड में इन्वर्सली रिलेशनशिप आता है, कम हो जाती है वो, जब दोनों नेगेटिवली प्रोपोर्शन होते हैं तो वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, या जिनको हम बोले जाते हैं जॉइंट गुड्स भी जिनको बोला जाता है। क्लियर हुआ। आई होप रिलेटेड गुड्स का टॉपिक अब क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट आता है हमारा इनकम। इनकम लेवल भी आपकी परचेजिंग पावर जिसको आप बोल सकते हो, वो आपका डिटरमाइन करता है कि क्या आप परचेज करोगे और क्या आप परचेज नहीं करोगे। इनकम और डिमांड बेसिकली जनरली क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं। अगर मेरी इनकम बढ़ जाती है तो मैं खर्चे ज्यादा करना शुरू कर देती हूँ, मैं स्पेंड ज्यादा करना शुरू कर देती हूँ। मेरी इनकम बढ़ गई तो पहले मैं जहां पर दूध थोड़ा कम ले रही थी अब मैं दूध ज्यादा लेना शुरू कर दूंगी, मैं उसका पनीर बना के खाना शुरू कर दूंगी, मैं खीर बनानी शुरू कर दूंगी, है ना, क्योंकि मेरी इनकम बढ़ गई है तो मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। बट बेसिकली जो इनकम होती है ना वो हमारे 3 टाइप्स के गुड्स पे डिपेंड करती है। इनकम किस पे डिपेंड करती है, 3 टाइप्स के गुड पे। 3 टाइप के गुड्स होते हैं, इंफीरियर गुड्स, नॉर्मल गुड्स और लग्जूरियस गुड्स या लग्जरी गुड्स इसको बोला जाता है। इंफीरियर गुड्स के नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं,
नॉर्मल गुड्स वही जो हमने पढ़ा जनरली, जो इनकम और डिमांड डायरेक्टली इन्वॉल्व होगी। जैसे मेरी क्लोथ्स की डिमांड हो गई कि जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी मैं क्लोथ्स की डिमांड अपनी बढ़ा दूंगी, जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी मेरे घर में कम फर्नीचर है मैं फर्नीचर ज़्यादा ले आऊंगी, ठीक है। जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी मैं कार लेना, अभी मेरे पास कार नहीं है लेकिन मेरी इनकम बढ़ी मैंने कार ले ली, ठीक है। तो ये नॉर्मल गुड्स होते हैं जिसमें डिमांड कब राइज करती है, जब इनकम लेवल इंक्रीज हो जाता है। समझ आया? जब डिमांड कब राइज करेगी, जब मेरा इनकम लेवल राइज हो जाएगा। डिमांड कब कम हो जाएगी, जब मेरा इनकम कम हो जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट होता है इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स क्या गुड्स होते हैं? वो गुड्स जो मतलब मेरी इनकम बहुत कम थी तो मैं क्या खा रही थी, कोर्स गुड्स खा रही थी, कोर्स ग्रेन खा रही थी। मैं कह रही थी कि मैं खुद ही छान लूंगी, आप बस मुझे आटा पीस के दे दीजिएगा। मतलब कोर्स ग्रेन जिसमें पत्थर और वो पतरे से निकलते हैं, है ना, वो कोर्स ग्रेन में खा रही थी। उसके बाद क्या हुआ, कोर्स ग्रेन जब मैं यूज कर रही थी बट मेरी इनकम बढ़ गई तो मैंने अपनी डिमांड शिफ्ट कर दिया, मैं नॉर्मल ग्रेन्स खाने लग गई, गुड क्वालिटी ऑफ ग्रेन यूज करने लगी। मैं उसको बोलती थी कि आप ही छानो, आप मुझे एमपी की गुड क्वालिटी ग्रेन दो और मेरे को आटा पीस दो, ठीक है। यही पहले में क्या, जब मेरे पास इनकम कम थी तो मैं खुद ही ग्रेन को साफ करती थी और ले आती थी चक्की पे आटा पीसने के लिए। वैसे ग्रेन्स कम क्वांटिटी, क्वालिटी उनकी बहुत घटिया थी, लेकिन जब मेरी इनकम राइज हुई तब मैंने क्या कर दिया, उनसे शिफ्ट हो गई उनकी इंफीरियर गुड्स, मतलब जो चीज मेरे लिए छोटी है, इंफीरियर है, उस गुड्स को छोड़ के मैं किस पे शिफ्ट हो गई, गुड क्वालिटी ग्रेन पर शिफ्ट हो गई। अब मैं एमपी की गेहूं खाती हूँ क्योंकि मेरी इनकम बढ़ चुकी है, ठीक है। ऐसे गुड्स जब इनकम बढ़ने पर उनकी डिमांड कम हो जाए वो क्या होती है, इंफीरियर गुड्स। जब इनकम बढ़ने पर डिमांड भी बढ़े किसी गुड्स की वो क्या होंगी, नॉर्मल गुड्स। और जब इनकम बढ़ने पर उस पर्टिकुलर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, इंफीरियर गुड्स। क्लियर हुआ? दीज गुड्स आर दोज डिमांड फॉल्स विद इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम। देखा, कंज्यूमर की इनकम जैसे बढ़ी उसकी डिमांड क्या हो गई, फॉल हो गई। इसमें हम एग्जांपल लें तो डिमांड फॉर अ चीपर ग्रेन, चीपर ग्रेन या आपको जिसको कोर्स ग्रेन भी बोल सकते हो, मेज बार्ले फॉल्स व्हेन द डिमांड्स इनकम्स increases as they prefer to purchase higher quality of grain, क्योंकि अब इनकम बढ़ने पर मैं क्वालिटी में इंक्रीज कर दूंगी। क्लियर हुआ? जो मैं पहले खा रही थी वो घटिया चीप क्वालिटी थी, अब जो मैं लेकर आऊंगी वो क्या होगी, गुड क्वालिटी होगी। तो जब इनकम के बढ़ने पर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड मैं कम कर देती हूँ, वैसे इनकम और डिमांड क्या है, पॉजिटिवली रिलेटेड है। पॉजिटिवली रिलेटेड होंगे तो वो नॉर्मल गुड्स के केस में होंगे, नेगेटिवली रिलेटेड होंगे तो इंफीरियर गुड्स के केस में होंगे। क्लियर हुआ? इनको गिवन गुड्स नहीं बोला जाता है, ये करेक्ट कर लो, गिवन गुड्स अलग होता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स क्या होते हैं, लग्जरी आइटम्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा होगा। लग्जरी गुड्स वो होते हैं जो हमें स्टेटस शो करते हैं कि मेरा स्टेटस सिंबल है, मेरे पास जैसे पैसे आने लगेंगे मैं लग्जरीज में स्पेंड करने लगूंगी। एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ, आपने इन्फ्लुएंसर्स देखे होंगे, यूट्यूब देखते होंगे आप लोग बहुत ज्यादा। यूट्यूब अगर आप देखते हो तो आपको पता होगा जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो क्या करते हैं, जैसे जैसे उनके पास पैसे आने लग जाते हैं उनका घर बनना शुरू हो जाता है, और घर भी आलीशान बंगलो बनाते हैं ना। और अगर जब आप देखोगे कई इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जैसे नीतू बिष्ट हो गई, वो लोग किस में इन्वेस्ट करते हैं यारा, लग्जरी पर्स लेते हैं, गुचीज, डियोर्स, एलवी, इन सारे ब्रांड्स में खर्चा करना शुरू कर देते हैं। ये क्या दिखाता है, उनका स्टेटस सिंबल को शो करता है, लग्जरी शो करता है कि हाँ मेरे पास पैसा है तो मैं खर्च करूंगी। तो वही डिमांड जो होती है वो लग्जरी गुड्स की भी क्या हो जाती है, राइज हो जाती है, जैसे जैसे हमारा लेवल ऑफ इनकम राइज होता है। जब मेरे को लग्जरी का शौक है लेकिन मेरी परचेजिंग पावर ही नहीं है तो वो सिर्फ मेरी डिजायर है। डिजायर को मैं डिमांड कब बनवा सकती हूँ, जब मैं रेडी भी हूँ स्पेंड करने के लिए, परचेजिंग पावर भी है ना। तो वो क्या हो जाएगा, लग्जरी गुड्स। क्लियर हुआ? देखो, द डिमांड फॉर द लग्जरी रेस्टोरेंट मील्स इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन इंडिविजुअल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। पहले मैं नॉर्मल रेस्टोरेंट में जाकर खाती थी,
जब मेरी इनकम इंक्रीज हुई तो मुझे ऐसा आया कि यार नहीं, अब तो मैं लग्जरी में जाके खाऊंगी बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में, तो लग्जरी गुड्स हो जाती है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हम उनकी डिमांड भी करना शुरू कर देते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, मार्केट डिमांड की अगर हम डिटर्मिनेंट्स की बात करें तो इसमें क्या आता है, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, कि मेरी पॉपुलेशन की साइज क्या है, कंपोजिशन क्या है। पॉपुलेशन का साइज, एक्चुअल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन क्या होगा। अब जैसे इंडिया की पॉपुलेशन पहले 125 करोड़ थी, अब 150 करोड़ हो गई है, बढ़ गई है। अगर एक घर में 2 लोग रहते थे, 10 किलो आटा आता था, वही घर में अब 3 लोग रहने लग गए हैं, तो अब आटे की डिमांड बढ़ेगी ना, वो जो थर्ड पर्सन है वो भी तो कुछ खाएगा। तो जैसे जैसे साइज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज होता है, हमारी डिमांड ऑफ कमोडिटीज क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, जहां दो लोगों के लिए 10 केजी आटा आता था, वहीं अब 3 लोगों के लिए 15 किलो आटा आएगा, वो भी तो कुछ खाएगा, एक महीने का उसका भी तो राशन बनेगा ना। ठीक है, तो साइज और पॉपुलेशन जैसे ही इंक्रीज होगा, डिमांड फॉर द कमोडिटी इंक्रीज होगी। क्लियर हुआ? पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन क्या होता है? कॉम्पोजिशन मतलब आपने पढ़ा होगा कि कौन से एज ग्रुप में है वो पर्सन, मेल है या फीमेल है, ये सारी चीजें, इसमें हम एज, सेक्स, रेस, ये सारी चीजें देखते हैं, तो वो मेरा क्या हो जाता है, पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन। ये डिफरेंट होता है इंडिविजुअल्स का डिफरेंट डिमांड पर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या शो करता है कि जो मेरी नेशनल इनकम है, पूरी इकोनॉमी की जो इनकम है, वो कैसे डिवाइड होगी इंडिविजुअल्स में, हाउस होल्ड में, सोशल क्लास में, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। ठीक है, जब ये अनइक्वल है तो मेरी डिमांड भी क्या रहेगी, फ्लक्चुएट करेगी, वेरी करेगी। क्लियर हुआ? रिच पीपल है, हाई परचेजिंग पावर है, तो हायर डिमांड होगी कमोडिटी की। पुअर पीपल है, परचेजिंग पावर नहीं है, तो वहीं डिमांड ऑफ द कमोडिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर क्या होता है? जैसे हम देखें तो क्लाइमेट हमारा, जो वातावरण का जो भी क्लाइमेट होता है वो वेरी करता है। जैसे आजकल क्या चल रही है, ठंड चल रही है, सर्दियां चल रही है, कई एरियाज में बहुत कोल्ड है। वहीं अगर मैं बैंगलोर साइड जाऊं तो वहां पर मेरी जो रिलेटिव्स हैं वो पंखा चलाकर सोते हैं, फैन चलाते हैं, वहां पर जो एरिया है वो हॉट रहता है ना। तो वो क्लाइमेटिक कंडीशंस वो रीजंस पे डिपेंड करते हैं, जैसे हॉट, कोल्ड, ह्यूमिड, ड्राई क्या है। अगर अब यही देखा जाए तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स पे भी तो मेरी डिमांड डिपेंड करेगी। अगर जब यहाँ पर मेरी सिटी में जब समर्स आ जाएंगी तो डिमांड एसी की, कूलर की, फैंस की इंक्रीज हो जाएगी, क्लाइमेट पे डिपेंड कर रही है डिमांड। वहीं जहां पर विंटर्स आने लगे तो वहां पर वुलन क्लोथ्स की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, हीटर्स की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट क्या करती है, बजट देती है हर साल, बजट के अकॉर्डिंग हम अपने घर का भी बजट बनाते हैं, टैक्सेशन लेवल्स लगाती है, मनी सप्लाई करती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है। तो जैसे जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है किसका, डिमांड फॉर द वेरियस कमोडिटी। अगर वो लोन का इंटरेस्ट, ब्याज कम कर देगी, आपने देखा होगा इंटरेस्ट, जो रूरल एरियाज में जो नाबार्ड वगैरह है वो फार्मर्स को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या देते हैं, लोन देते हैं। तो लोन की डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर वही इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गए, ब्याज के प्राइसेस बढ़ा दिए, रेट्स बढ़ा दिए, तो वैसे मैं लोन लेना बैंक से क्या कर दूंगी, कम कर दूंगी। तो गवर्नमेंट पॉलिसी का हमारी डिमांड पे क्या इफेक्ट होता है, पॉजिटिवली इफेक्ट होता है। टैक्स बढ़ेगा, टैक्स भी तो गवर्नमेंट बढ़ाती है ना। लेवल ऑफ टैक्स अगर गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया तो क्या आगे क्या करेंगे आप, सोचो थोड़ा। टैक्स बढ़ाने पर हमारी जो चीज है वो ज्यादा कॉस्टली हो जाती है, तो हम बेसिकली डिमांड कम कर देते हैं उस प्रोडक्ट की। लेकिन इंटरेस्ट रेट के केस में नहीं होता, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तब भी क्या हो जाएगी, लोन की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों लोन लूं मैं, मुझे तो ज्यादा ब्याज देनी पड़ेगी, मैं बाहर साहूकार से या बाहर अपने रिलेटिव से लोन लेना प्रेफर करूंगी। क्लियर हुआ? ये डायरेक्टली इम्पेक्ट करती है डिमांड को। अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम हो जाएगी, मैं वो चीज लेना कम कर दूंगी। ठीक है, बट इम्पैक्ट क्या आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है, मतलब एक चीज टैक्स लगने पर सीधा डिमांड पे इम्पैक्ट आता है।
क्लियर हुआ? इसको डायरेक्ट इम्पैक्ट बोला है, वैसे ही इन्वर्सली रिलेशन में होते हैं, उल्टा रिलेशन होता है, नेगेटिवली रिलेटेड होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस स्लाइड्स आर लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है जब सारे फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं, स्टार लगा लो, ये important topic है। Law of demand said other things remain constant when there is inverse relationship between price of the commodity and the quantity demanded of the commodity। जब एक ही commodity के price और क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशनशिप होगा, जो भी हमने ऊपर फैक्टर्स पढ़े वो सारे हम क्या लेंगे? कांस्टेंट लेंगे, तो वो मेरा क्या होगा? लॉ ऑफ डिमांड होगा। देखो, law of demand represent functional relationship between price and quantity demanded। ये price और demand, quantity demand के बीच में function relationship बता रहा है। function relationship के मतलब increase with the fall in price of the commodity, मतलब increase, price increase तो commodity fall, demand fall, लेकिन price decrease तो quantity demanded increase। और